थोड़ी देर बाद अमरान लेडी तनवीर के ड्राइंग रूम में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। तुम यहाँ क्यों चले आए? लेडी तनवीर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। आखिरी इतला देने के लिए। अमरान इसका चेहरा बगौर देख रहा था। मैं नहीं समझी। लेडी तनवीर की आवाज़ में कपकपाहट थी। गजाली चला गया। ओह अच्छा। लेडी तनवीर एक तवील सांस लेकर बैठती हुई बोली। अच्छा, तो तुम्हारी बकिया रकम परसों तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अब मैं रकम लेकर क्या करूंगा? अमरान ने मगमूम लहजे में कहा। क्यों? इस बेचारे का पूरा जिस्म नीला पड़ गया है और शायद इस वक्त डॉक्टरों के चाकू इसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। मैं कुछ नहीं समझी तुम क्या कह रहे हो। अमरान ने इसे वाक़यात से आगाह करते हुए कहा। सर तनवीर भी इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन पुलिस को भी इसका इल्म नहीं है। वैसे अब मेरा इरादा है मैं पुलिस को इससे मतला कर दूं। लेडी तनवीर थोड़ी देर तक चुपचाप हाँफती रही, फिर बिद्दत बोली। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए इसे कत्ल भी कर सकते हो। अच्छी बात है, जब पुलिस आपसे पूछ-गूछ करे तो आप बता दीजिएगा। कह दीजिएगा कि मैंने ही इसे कत्ल किया है। फिर पुलिस मुझसे पूछेगी तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे इस पर लेडी तनवीर ने मजबूर किया था। फिर लेडी तनवीर को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों मजबूर किया था। वो क्यों चाहती थी कि गजाली यहाँ से चला जाए और इतने से काम के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम क्यों दी थी। फिर गजाली के पड़ोसी सर तनवीर को भी पहचान लेंगे, जो घंटों इसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश किया करते थे। फिर क्या होगा? लेडी तनवीर, और फिर आपको वो आदमी शिनाख्त करेगा जो इस दिन मेरे ऑफिस में मौजूद था और इसने आपको वहाँ देखकर हैरत भी ज़ाहिर की थी। आप जानती हैं वो कौन था? नहीं जानती। अच्छा तो सुनिए, वो सीबीआई का सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज था। लिहाजा आप पुलिस से ये भी नहीं कह सकती कि आप मुझसे वाकिफ नहीं हैं। तुम क्या चाहते हो? लेडी तनवीर ने बुराई हुई आवाज़ में कहा। हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। गजाली कौन था और इस तरह क्यों मारा गया था? वो किन लोगों से खाइफ था? और वो अमरान अपना सर सहलाने लगा। इसे वो नाम याद नहीं आ रहा था जिसका हवाला पिछली रात दौरान गुफ्तगू में गजाली ने दिया था। ऐसा नाम जो किसी औरत ही का हो सकता था, अतालवी तर्ज का नाम। मैं नहीं जानती कि वो किन लोगों से खाइफ था। मगर ठहरो, तुम बहुत चालाक हो। मुझे यकीन है गजाली जिंदा है। तुम मुझसे मेरा राज उगलवाना चाहते हो। क्या आपने आज का अखबार नहीं देखा? देखा है, मगर तुम एक दूसरे मामले को भी इस सिलसिले में इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, हो सकता है। शायद मैं नाम भी गलत बता रहा हूँ। नहीं, नाम ठीक है। तुम इससे मिल चुके होगे। अगर आप लाश देखना चाहती हो तो मैं पोस्टमार्टम रखवा दूँ? हाँ, मैं देखूंगी। लेडी तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा जिससे ये मुतरशा हो रहा था कि इसे इमरान की बात पर यकीन नहीं आया। अच्छी बात है। क्या आप मुझे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगी? नहीं। अच्छा तो मेरे साथ चलिए। नहीं जाऊंगी। तुम शौक से मेरे मुतल्लिक़ पुलिस को इत्तला दे सकते हो। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे? हो सकता है कि आदमी जो तुम्हारे दफ्तर में इस दिन मौजूद था सीबीआई का ऑफिसर रहा हो। मैं तुम्हारी इत्तला के लिए बताती हूँ कि सीबीआई के डायरेक्टर जनरल रहमान साहब मेरे गहरे दोस्तों में से हैं। तब तो मैं ज़रूर आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करा दूंगा, क्योंकि रहमान साहब मेरे गहरे दुश्मनों में से हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मजबूरन मुझे फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग ब्यूरो कायम करना पड़ा। अच्छा, शायद तुम गलत समझे। मैं अभी तुम्हारी मौजूदगी में इन्हें फ़ोन करती हूँ। साथ ही यह भी बता दीजिए कि ब्लैकमेलर अली इमरान MSc PhD है। अली इमरान? लेडी तनवीर चौंक कर इसे गूंजने लगी। अली इमरान? तुम बकवास कर रहे हो। ये रहमान साहब के लड़के का नाम है और वो भी इसी महकमे में कभी था। अमरान ने जुमला पूरा करते हुए कहा। लेकिन डायरेक्टर जनरल साहब ने इसका पता काट दिया। अब वो शहर की सारी औरतों से इनके शोहरों का पता कटवा देगा। क्या तुम वाकई इमरान हो, यानी रहमान साहब के लड़के? ख़त्म भी कीजिए लेडी तनवीर, मुझसे गजाली की गुफ्तगू कीजिए। आप ये भी जानती होंगी कि खैर जाने दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। तुम जा सकते हो। यकीन करो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, लेडी तनवीर ने कहा और उठकर ड्राइंग रूम से चली गई। अमरान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से फयाज को फ़ोन किया कि वो इसके लिए काम शुरू कर चुका है, लिहाजा वो अब अपना पेट्रोल फूंकने की बजाय इसकी मोटरसाइकिल रगेदेगा। फयाज ने फ़ोन ही पर इसे बेनुक्त सुनाई, लेकिन अमरान हर गाली पर इसकी हिम्मत अफजाई करता रहा। इसके बाद वो मजदूरों की इसी बस्ती की तरफ रवाना हो गया जहाँ गजाली ठहरा हुआ था। इसने इसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखा, कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वहाँ सफाई नजर आई।
एक तिनका भी नहीं दिखाई दिया। पड़ोसियों में से एक ने, जो अभी अपनी रात की ड्यूटी खत्म करके सुबह 4 बजे वापस आया था, बताया कि गजाली के कमरे के सामने एक बड़ी सी वैन खड़ी हुई थी और इस पर गजाली का सामान रखा जा रहा था। ये वाकया सुनकर एक बार फिर इमरान खाली कमरे में वापस आ गया और चारों तरफ मुतजस्सिस नज़रों से देखने लगा और फिर अचानक दरवाजे की तरफ मुड़कर तेजी से झपटा। दूसरे लम्हे में वो झुककर सिगरेटों का एक पैकेट उठा रहा था। पैकेट खाली था। वो इसे उलट पलट कर देखने लगा, फिर इसे रोशनी में देखने के लिए दरवाजे के सामने आ गया। इस पर पेंसिल से बारीक हरूफ में जगह जगह कुछ तहरीर था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने शुगल के तौर पर कुछ लिखा हो। हर जगह यकसा तहरीर, लेकिन रस्मुल खत इमरान की समझ में नहीं आ सका। वैसे इसका ख्याल था कि वो रूसी रस्मुल खत भी हो सकता है। हर जगह हरूफ की तरतीब यकसा थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने बेख्याली में जगह जगह कोई एक ही चीज़ लिखी हो। इमरान ने पैकेट जेब में डाल लिया। कमरे में इसके अलावा इसे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। इसे तवक्को थी कि प्रोफेसर सईद, जो मगरबी ज़बानों का माहिर था, इस पर ज़रूर रोशनी डाल सकेगा। प्रोफेसर सईद इमरान के दोस्तों में से था। इसने इमरान के ख्याल की तईद की। तहरीर रूसी ही रस्मुल खत में थी। वो दरअसल किसी आर्टामनोव के दस्तखत थे। यूनिवर्सिटी से वापसी पर इमरान सोच रहा था कि बाज़ लोग बेकारी के लम्हात में यूं ही शुगल के तौर पर अमूमन अपने ही दस्तखत किया करते हैं। बस कलम या पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। जो चीज़ भी सामने पड़ गई, बस इस पर दस्तखत हो रहे हैं। फिर वो गजाली के मुतल्लिक़ सोचने लगा। वो रूसी तो क्या, रूस से ताल्लुक़ रखने वाली किसी दूसरी रियासत का भी बशिंदा नहीं मालूम होता था। खदो खाल के एतबार से वो अपनी ही तरफ का बशिंदा हो सकता था। अब इमरान ने फयाज के दफ्तर की राह ली और वहाँ कुछ मज़ीद गालियाँ इसकी मुंतज़र थी। इसे देखकर फयाज आपे से बाहर हो गया। इनको आता है प्यार पर गुस्सा। इमरान ने कान पर हाथ रखकर हाँक लगाई। मैं धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा, समझे? लोग यही समझेंगे तुम्हारी बीवी अनकरीब तलाक लेने वाली है। वैसे अगर तुम बाहर से आने वालों में से किसी आर्टामनोव का पता लगा सको तो दीन दुनिया में भला होगा। बस तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, खैरियत इसी में है। अच्छा, पेट्रोल के दाम ही दे दो, क्योंकि अब टैंकी में थोड़ा ही रह गया है। क्या? फयाज झंझला गया। अब मोटरसाइकिल को हाथ भी ना लगाना, हाथ सिर्फ हैंडल पर रहेंगे। इसके अलावा अगर कहीं और लगाऊं तो कटवा लेना। वैसे मैं आर्टामनोव के मामले में संजीदा हूँ। इसका ताल्लुक गजाली की मौत से भी हो सकता है। कौन गजाली? क्या बक रहे हो? वही गजाली जिसकी लाश तुमने मुझे दिखाई थी। फयाज कुर्सी की पुश्त से टिक कर इमरान को घूरने लगा, फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, ख्वाम मुझ पर रौब डालने की कोशिश ना करो। तुम लेबॉर्ट्री से आ रहे हो और वहीं से तुम्हें यह नामालूम हुआ है, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वो अंगुश्तरी मरने वाले ही की हो। इसके कोट के अंदरूनी जेब का अस्तर पटा हुआ था। हो सकता है इसने अंगुश्तरी कभी जेब में डाली हो और वो सुराख से कोट के अस्तर और अपर के दरमियान में पहुंच गई हो। अगर वो खुद इसकी होती तो जेब में डाले रखने की क्या तुक हो सकती है। वैसे मैं लेबॉर्ट्री वालों से सख्त तरीन अल्फाज में जवाब तलब करूँगा। वो इस किस्म की इतलात इन लोगों को क्यों देते हैं जो महकमे से ताल्लुक़ नहीं रखते। इनसे यह भी पूछना कि उन्होंने मुझे मरने वाले के घर का पता भी क्यों बताया। ख्वाम बात बनाने की कोशिश ना करो। अंगूठी का क्या किस्सा है प्यारे फयाज? इमरान इसे चमकार कर बोला। फयाज चंद लम्हे से गौर से देखता रहा, फिर बोला, क्या यह हकीकत है कि तुम्हें यह नाम लेबॉर्ट्री से नहीं मालूम हुआ? यह हकीकत है। वैसे अगर तुम लेबॉर्ट्री इंचार्ज से जो तुम पेजार ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुमने आज मुझे बहुत गालियां दी हैं और मैं इसके बदले में यकीनन ये चाहूँगा कि कोई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ कर रख दे। फिर तुम्हें यह नाम कैसे मालूम हुआ? बस हो गया, तुम फिलहाल इसकी परवाह ना करो। और यह हकीकत है कि मैं इसके ठिकाने से भी वाकिफ़ हो गया हूँ। अगर यकीन ना आए तो मेरे साथ चलो। लाश की तस्वीरें गालबन तैयार होकर तुम्हारे पास आ गई होंगी। हाँ, आ गई हैं। क्यों? मैं इसके पड़ोसियों से तस्दीक करा दूंगा। क्या तुम संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे हो? ओहो, क्या तुम ये समझते हो कि मैं मुफ्त में तुम्हारा पेट्रोल फूंकता रहा हूँ? नहीं डियर, ऐसी बात नहीं। चलो उठो, लेकिन लाश के चेहरे का क्लोजअप ज़रूर साथ ले लेना ताकि तुम्हारा इत्मीनान हो सके। आखिर तुमने किस तरह पता लगा लिया? अल्हाम हुआ था। तुम्हें इससे क्या गर्ज? गजाली के इन पड़ोसियों ने जो इसे देख चुके थे, इसकी तस्वीर देखकर इमरान के बयान की तस्दीक कर दी। फयाज ने इनसे बहतेरे सवालात किए, लेकिन वो इससे ज़्यादा ना बता सके जो कुछ उन्होंने इमरान को बताया था।
अच्छा फयाज साहब, इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा, अब तुम आर्टा मनोफ के मुतल्लिक मालूमात फराहम करो और तुम अपनी मोटरसाइकिल भी ले जा सकते हो। आर्टा मनोफ कौन है? मेरा भतीजा है, तुम इसकी परवाह मत करो, ज़्यादा बोर मत करो, नहीं तो मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाऊंगा। फयाज इसे पीछा छुड़ाकर वो इन लोगों को तलाश करने लगा जिन्होंने पिछले दिन सर तनवीर को गजाली के दरवाजे पर दस्तक देते देखा था। इनमें से एक इसे जल्द ही मिल गया। इमरान दरअसल ये मालूम करना चाहता था कि गजाली से मुलाकात करने की कोशिश करने वालों में सर तनवीर के अलावा और कितने मुख्तलिफ आदमी थे। चूँकि इमरान भी पिछले दिन यहाँ मौजूद था, इसलिए सर तनवीर का हवाला देकर गुफ्तगू आगे बढ़ाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और इसने बताया कि सर तनवीर के अलावा भी 2 आदमी यहाँ आते थे, लेकिन उन्होंने कभी दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वो बस दूर ही से कमरे की निगरानी किया करते थे। इनके हुलिये के मुतल्लिक वो सिर्फ इतना ही बता सका कि इनके चेहरों पर घनी स्याह दाढ़ी थी और आंखों पर तरीक शीशों के ऐनक। मेकअप, इमरान आस्था से बड़बड़ाया। फिर बस्ती से निकलकर इसने एक टैक्सी ली और सर तनवीर के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। वो मुल्क के बहुत बड़े बरामद कुंदगान में से थे। इसके दफातर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम थे। इस तक पहुंचने के लिए इमरान को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बहरहाल किसी न किसी तरह रसाई हो ही गई। सर तनवीर ने नीचे से ऊपर तक इसे घूर कर देखा। मैं ताउन का टीका लगाने के लिए नहीं आया, इमरान अहमकों की तरह बोल पड़ा। क्या बात है? सर तनवीर की गुंजीली आवाज़ कमरे में जनकार सी पैदा हुई। गजाली की लाश, एल्फ्रेड गार्डन, कल रात। इमरान इस तरह बोला जैसे वो सर तनवीर से खौफजदा हो। क्या बकवास है? इमरान जेब से गजाली की तस्वीर निकाल कर मेज़ पर रखता हुआ बोला, इसकी लाश। तो मैं क्या करूं? महज आपकी इतला के लिए। वो अपने पड़ोसियों के लिए बड़ा पुरस्कार था और वो लोग इससे भी ज़्यादा पुरस्कार थे जो इसके लिए इस बस्ती के चक्कर लगाया करते थे। सर तनवीर दोनों होंठ बेचकर कुर्सी की पुश्त से टिक गए। इसकी आंखें इमरान के चेहरे पर थी। फिर इसने थोड़ी देर बाद कहा, इन गधों ने मुझे भी बीच में लपेट कर रख दिया है। हुआ ये कि आज मैं फिर वहां पहुंच गया। मुझे हालात का इल्म नहीं था। वो गधे शायद आपके मुतल्लिक पुलिस को बता रहे थे। शहादत के तौर पर उन्होंने मुझे पेश कर दिया, मगर भला मैं इन्हें कैसे बता देता कि वो आप थे? बस्ती में घुसते ही एक मजदूर ने मुझे हालात से बाखबर कर दिया था। मैंने पुलिस को बताया कि एक शरीफ आदमी कार में ज़रूर आए थे, मगर इन्हें पहचानता नहीं। अलबत्ता दूसरी बार देखने पर ज़रूर पहचान लूँगा। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। क्यों? तुम्हारी इज्जत क्यों? मैं दरअसल सरकारी डॉक्टर नहीं हूँ। बस ये समझिए कि 420 करके पेट पालता हूँ। हाँ, किसी ज़माने में एक प्राइवेट डॉक्टर का कंपाउंडर ज़रूर रह चुका हूँ। डिस्टिल्ड वाटर के मुफ्त इंजेक्शन लगाकर लोगों पर अपनी अहमियत जताता हूँ, इसलिए कोई ख़ास ज़रूरत पड़ने पर लोग मेरे ही पास दौड़े आते हैं। मैं अपनी कमाई करता हूँ। जी हाँ, मगर अब शायद मेरी पोल खुल जाएगी। ये बहुत बुरा हुआ जनाब, अब मुझे कोई मशवरा दीजिए। मशवरा? किसी वकील से लो। वक्त हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। मगर ठहरो, तुम्हें यह तस्वीर कहाँ से मिली? अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, आप ना जाने क्या सोचेंगे। बताओ। सर तनवीर गरजा। मैं पुलिस से पीछा छुड़ाकर वापस आ रहा था कि पीपल वाली गली के मोड़ पर एक आदमी मिला। इसके चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी थी और आंखों में तारीक शीशों वाली ऐनक। इसने मुझे तस्वीर देखकर कहा कि गजाली की तस्वीर है और इसकी मौत के जिम्मेदार सर तनवीर ही हो सकते हैं। ब्लैकमेल करना चाहते हो मुझे? सर तनवीर दांत पीस कर बोला। अरे तोबा तोबा, इमरान अपना मुंह पीटने लगा। मैं जा रहा हूँ जनाब, आइंदा आप मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। मेरी 420 सिर्फ डॉक्टरी के पेशे तक महदूद है और मैं ज़्यादा लंबे हाथ मारने की कोशिश नहीं करता। तुम्हें तस्वीर कहाँ से मिली थी? सर तनवीर ने फिर अपना सवाल दोहराया। मैंने हकीकत आपको बता दी है। और हाँ, इसने यह भी कहा था कि सर तनवीर को फंसवा दो। मैं इस जुमले से समझ गया था कि आपका कोई दुश्मन आपको खाम परेशान करना चाहता है। तुम क्या चाहते हो? सर तनवीर ने थोड़ी देर बाद पूछा। हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें इससे क्या सरोकार? मैं दरअसल जासूसी कहानियाँ भी लिखता हूँ। हो सकता है मैं इससे कोई उम्दा सा प्लाट मुरतब करके थोड़े से पैसे ही कमा लूँ। सर तनवीर चंद लम्हे इमरान को घूरता रहा, फिर मेज़ की दराज खोलकर नोटों की एक गड्डी निकाली और इसे इमरान की तरफ फेंकता हुआ बोला, जाओ अपनी जुबान बंद रखना। ये 2000 है। 2 लाख पर भी लानत। इमरान बिगड़ गया। आप एक शरीफ आदमी को ब्लैकमेलर समझ रहे हैं? डॉक्टरी वाली 420 की और बात है। इसमें काफ़ी मेहनत, वक्त और पैसा बर्बाद होता है
और इस तरह अपनी कमाई हलाल कर लेता हूँ। समझे जनाब? ला हौला वला कुव्वता। मैं एक बाइज्जत अदीब हूँ। अगाथा क्रिस्टी ने मेरे दर्जनों नावलों का अंग्रेजी तर्जमा किया है। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। रुपये उठाओ और चलते बनो। मैं हकीकत मालूम करना चाहता हूँ गजाली कौन था और आप जैसा बड़ा आदमी इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा था। और ये तो मैं जानता हूँ कि इसकी मौत में आपका हाथ नहीं है, वरना आप खुद को मंजिल आम पर ना आने देते। मुझसे खुलकर बात करो। तुम कौन हो? सर तनवीर ने आगे झुकते हुए आस्था से कहा। मैंने अभी तक बंद होकर कोई बात नहीं की। सीबीआई के आदमी हो? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। मैं किसी सीबीआई को नहीं जानता। सर तनवीर ने नोटों की गड्डी उठाकर फिर मेज की दराज में डाल ली और मेज पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारता हुआ बोला, आप चुपचाप चले जाओ, वरना चपरासी धक्के देकर निकाल देगा। घंटी की आवाज के साथ ही चपरासी भी आ गया था। आखा अस्सलाम वालेकुम। अमरान ने उठकर ना सिर्फ चपरासी को सलाम किया बल्कि जबरदस्ती मुसाफा भी करने लगा और चपरासी बेचारा बड़ी तरह बिखला गया। चपरासी नहीं बल्कि सर तनवीर भी इस गैर मुतवक्को हरकत से जुंजल में आ गए। चपरासी इसने बमुश्किल तमाम फंसी फंसी सी आवाज से हल्क से आवाज निकाली, लेकिन अमरान जा चुका था। अमरान ने फिर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से कैप्टन फयाज के नंबर डायल किए और इससे आटा मनोफ के मतलब पूछा, तुम आखिर क्या करते फिर रहे हो? फयाज ने दूसरी तरफ से कहा, मुझे बताओ, वरना मजबूरन मुझे सब्र करना पड़ेगा। अमरान ने जल्दी से जमला परा कर दिया। आटा मनोफ के मतलब इस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे सारे हालात से बाखबर ना करो। अच्छा मेरी जान, मुझे ना गजाली से कोई दिलचस्पी है ना आटा मनोफ से। मैं घर जा रहा हूँ, वैसे घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे फरिश्ते भी मुझे वहां से नहीं निकाल सकते। अमरान रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आ गया। वो जानता था कि फयाज अभी खुद ही दोहराएगा, लिहाजा अब इसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। इसे यकीन था कि वो खुद ही आकर सब कुछ उगल देगा। इस भाग दौड़ में 4 बज गए थे और रोशी फ्लैट में इसकी मुंतजर थी। ना सिर्फ रोशी बल्कि लेडी तनवीर भी। अमरान लेडी तनवीर को देखकर बोला, आप यहाँ से फौरन चली जाइए क्योंकि कैप्टन फयाज यहाँ आने वाला है। सिर्फ एक बात सुन लो, सुना जाइए जल्दी से। गजाली की मौत के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि इसकी मौत में मेरा हाथ हो, और मेरा राज इतना अहम नहीं हो सकता कि इसे कत्ल करा दिया जाए। मैं आपका राज नहीं मालूम करना चाहता, आप जा सकती हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि सर तनवीर बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे। पुलिस इन्हें सूंघ चुकी है। एक सरकारी डॉक्टर ने इन्हें गजाली का कमरा खुलवाने की कोशिश करते देखा था। बस अब जाइए, अगर कैप्टन फयाज ने आपको यहाँ देख लिया तो गपला हो जाएगा। बस जाइए। लेडी तनवीर चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर आस्था से बोली, बकिया 3000 लाई हूँ, इन्हें आप वापस ले जाइए। अगर मैं इसे यहाँ से हटाने में कामयाब हो गया होता तो ये रुपये यकीनन मेरे होते, अब भी तुम्हारे ही हैं। ज़ुबान बंद रखने के लिए? क्यों? ज़ुबान तो हर हाल में बंद रखनी ही पड़ेगी। और हाँ, मैंने तहकीक कर ली है, तुम रहमान साहब ही के लड़के हो। रहमान साहब सर तनवीर के गहरे दोस्तों में से हैं और वो कभी हम लोगों की रसवाई गवारा ना करेंगे। अच्छा, अब आप जाइए कैप्टन फयाज। हाँ, रुपये मैं नहीं लूँगा। लेडी तनवीर उठकर चली गई। रोशी उर्दू नहीं जानती थी, इसलिए इनकी गुफ्तगू इसकी समझ में नहीं आ सकती थी। लेडी तनवीर के जाने के बाद रोशी ने मेज़ की दराज से नोटों की 3 गड्डियाँ निकालकर इमरान के सामने डाल दी। हैं, ये क्या? लेडी तनवीर ने दिए थे। तुमने क्यों लिए? ज़बरदस्ती दे गई है, मैं क्या करती? इसने कहा था कि तुम इसके दोस्त के लड़के हो। बात इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने पाई क्योंकि फयाज सचमुच पहुंच गया। इसने नोटों की तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, बड़े मालदार हो रहे हो। कब नहीं था? आओ बैठो दोस्त, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। क्या आजकल बहुत मसरूफ़ हो? हरफों में उड़ाने की कोशिश ना करो। मैं इस जुमले का मतलब नहीं समझा, अमरान ने आंखें फाड़ कर कहा। आटा मनोफ। आहा, समझा। अमरान ने इसकी बात काट दी। मेरी काबिलियत का इम्तहान लेना चाहते हो? आटा मनोफ खानदान का तज़किरा मैक्सम गोगोल ने अपने नावल में किया था। मैक्सम गोर्की? फयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नहीं गोगोल, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तुम जाहल हो। गोर्की आटा मनोनस गोर्की का नावल है। गोगोल, अगर ज्यादा ताव दिलाओगे तो गोल गोल कहूँगा। देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बना नहीं बिगाड़ नहीं हश बना क्या कहते हैं, जहन्नम में जाए। हाँ, तो मैं अभी क्या कह रहा था? अमरान, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। फयाज ने बना गया।
आपके लिए चाय लाऊं? अमरान ने रोशी से अंग्रेजी में कहा और रोशी दूसरे कमरे में चली गई। फयाज इसे जाते देखता रहा, फिर इसने एक तवील सांस ली। हाय हाय, अमरान ने अपने दीदे चकराए। खबरदार, बल्कि होशियार, तुम मेरी पार्टनर को देखकर ठंडी आहें नहीं भर सकते। सुपर फयाज, मैं तुम पर मुकदमा चला दूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारी खराफात सुनने नहीं आया। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि कभी कभी चले आते हो, मगर खैर टालो, तुम्हें आज सब्ज़ चाय पिलवाऊंगा। तुम्हें गजाली की जाए के आम का पता कैसे मालूम हुआ था? कौन गजाली? अमरान ने आंखें फाड़कर हैरत जाहिर की। इससे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें दफ्तर में तलब कर लूंगा और गालबन इस दफ्तर में वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अमरान च्युइंगम कुचलता हुआ बोला। फयाज कुछ देर खामोशी से अमरान को घूरता रहा, फिर इसने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मरने के बाद सिर्फ 2 गज जमीन। अमरान ठंडी सांस लेकर मगमूम लहजे में बोला। हाथी नहीं चाहता, गोरा नहीं चाहता, महल 2 महल्ला नहीं चाहता। रोशी चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। फयाज खूनखार नजरों से अमरान को देख रहा था, लेकिन रोशी को देखते ही इसकी मदद करने के लिए खड़ा हो गया। छोटी मेज खींचकर दरमियान में रखी और रोशी के हाथों से ट्रे लेकर इस पर रखने लगा। इसे अपना ही घर समझो। अमरान आंखें बंद करके सर हिलाने लगा। चाय के दौरान में ज्यादातर खामोशी ही रही। फयाज और रोशी ने एक रस्मी किस्म की बातें की। चाय खत्म करने के बाद फयाज ने एक सिगरेट सलगाई और इसका मूड यक बयक तब्दील हो गया। वो अच्छी तरह जानता था कि इमरान इसे जिंदगी भर बातों में उड़ाता रहेगा। हाँ, वो बात तो रह ही गई, फयाज ने मुस्कुराकर बोला। एक आटा मनोफ का सुराग मिल गया है। मिल गया ना? हाँ हाँ, अमरान पागलों की तरह हंसा। मैं पहले ही जानता था कि मिलकर रहेगा। 1 हफ्ता गुजरा, यहाँ स्पेन की एक डांसिंग पार्टी आई है। आटा मनोफ इसी का एक रुकन है। मगर आटा मनोफ तो रूसी नाम है, अमरान बोला। क्या हुआ? स्पेन में इनकलाबे रूस के मारे हुए बहतेरे आदमी हैं। हाँ ठीक है, अमरान कुछ सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, इसमें लड़कियां भी होंगी और एक मखसूस रकासा तो यकीनन होगी। यूरोप की मकबूल तरीन रकासा, मोरनिया सलानियो। मोरनिया सलानियो? अमरान ने रुक रुक कर दोहराया। इसे यकलख्त याद आ गया कि गजाली ने यही नाम लिया था। 100% यही प्लाजा में प्रोग्राम हो रहे हैं। आज के खसूसी प्रोग्राम का नाम जहन्नम की रकासा है। यह मोरनिया का मशहूर तरीन रक्स है। यूरोप में इसे खासी मकबूलियत हासिल हुई है। वो आग में नाचती है। अमरान कुछ ना बोला, वो किसी गहरी सोच में था।